आदाब। मैं सोनिया सिंह हाजिर हूं इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड फाइनेंशियल लिटरेसी का खास प्रोग्राम लेकर। पैसा बोलता है। हमारी इस खास पेशकश में आज बात करेंगे कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का साइकिल तब पेश आता है जब किसी कंपनी के बड़े कैपिटल एसेट्स अपनी जिंदगी की पूरी लाइफ स्पैन यानी पूरी मुद्दत तक के लिए होते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आमतौर पर डॉलर की कीमत में एक बड़ी सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट होती है। कभी कभी ये सरमायाकारी फिजिकल फॉर्म में भी होती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, ऐसी सरमायाकारी किस इनकम ग्रुप के लोग कर सकते हैं और ये कितने मुनाफे वाली सरमायाकारी है। इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और साथ ही हैं फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में फाइनेंस के प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा वासन। आप दोनों का हम वेलकम करते हैं। प्रतिभा, शुरुआत आपसे करते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म करनी हो तो क्या क्या कंसिडरेशंस हों, हमें लगे कि हाँ अब टाइम आ चुका है, ये सही टाइम है कि मैं अगले 4 साल, अगले 5 साल, अगले 2 साल के लिए सोचूं कि मैं कैपिटल मार्केट में घुसूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आप क्राइटेरिया जो होते हैं वो कुछ पर्सनल भी होते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सनल क्या कंसिडरेशंस हैं, आप क्या चाहते हैं, और कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड होते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास सेविंग कैपेसिटी, डिस्पोजेबल इनकम है कितनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप कितने वक्त तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट कितनी है। हो सकता है कि आपको आपके कुछ ऐसे फ्यूचर में या आने वाले समय में कुछ ऐसे खर्चे आप देख रहे हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहेंगे कि जब चाहे आपको पैसा आपका इन्वेस्टमेंट से वापस आप विड्रॉ कर पाएँ। तो वो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट आपकी कैसी है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, क्या आप रिस्क को बेयर कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट में रिस्क इनहेरेंट है, वो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ या कैपिटल मार्केट्स में जा रहे हैं तो रिस्क है। तो रिस्क बेयरिंग एपेटाइट आपकी कैसी है, आपका टैक्स कंसिडरेशन कैसा है, आप किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं, आपकी इनकम रिक्वायरमेंट कैसी है, क्या आप पेंशनर हैं, क्या आप रिटायर्ड हैं, आपको रेगुलर इनकम चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम कम है या आप रिटायर हो चुके हैं, पेंशन इनकम ज़्यादा नहीं है, सो आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स पे करती हों। तो अगर आप बहुत हाई इनकम या टैक्स ब्रैकेट में हैं तो उसकी सिचुएशन में आप टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या टैक्स एफिशिएंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये कुछ पर्सनल कंसिडरेशंस हैं। और जो एक ब्रॉडर मार्केट रिलेटेड कंसिडरेशंस हैं उसमें आपको देखना पड़ता है इकोनॉमी कैसी है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी है, इकोनॉमी अभी रिसेशनरी फेज़ में जाने वाली है या डाउन टर्न की शुरुआत है। तो आपको कुछ मार्केट सिग्नल्स कैच करने पड़ते हैं। ज़्यादातर अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसी से अलाइन हो करके चलें और उसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके चलें तो चांसेस रहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल रहेंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का पुश ग्रीन सेक्टर की तरफ ज़्यादा है। तो जो ग्रीन बॉन्ड्स एनटीपीसी की है या जो भी ग्रीन बॉन्ड्स आ रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद होगा। कुछ आप मार्केट ट्रेंड्स, कुछ आप ग्रांटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी वैल्यू शायद ही नीचे आ पाए, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ आपके जो फूड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टेपल आइटम्स हैं, इनकी यूटिलिटी स्टॉक्स हैं, ये नीचे नहीं जाएंगे। बट काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट से और जियोपॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। आपकी ऑयल स्टॉक्स हैं। तो आपको ये सब देखना पड़ता है कि जो इकोनॉमी की कंडीशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, अगर गवर्नमेंट का पुश इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की तरफ ज़्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो स्टॉक्स होंगे या इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ एनालाइज करनी पड़ती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट्स में जाने से पहले कुछ चीज़ें जो आपकी अपनी पर्सनल कंसिडरेशंस हैं वो आपको देखना पड़ता है, और कुछ चीज़ें जो आपके बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में है, मार्केट में, वो एनालाइज करना पड़ता है बिफोर यू इन्वेस्ट। जी, तो जिस तरह से प्रतिभा मैम ने बताया है ये साफ हो चुका है कि अगर आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं कि आप अगले 3 साल, 5 साल तक उसको इन्वेस्ट करके रखें, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक लिया और इन्वेस्ट कर लिया।
आपको ये सोचना पड़ेगा। अब वो वाला भी एक समय था कि लोगों ने आईटी में पैसा लगाया था और आईटी के पैसे जो हैं उनके डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स हो गए थे। लेकिन आज अगर आप आईटी में पैसा लगाएंगे तो शायद आपका पैसा और कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी कि ग्रीन स्टॉक्स में लगाएं, क्योंकि उसकी आगे फ्यूचर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। तो जैसा कि प्रतिभा जी ने बताया, ये साफ है कि आपको अपनी कॉमन सेंस यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी, आपको न्यूज़ देखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा बजट में क्या क्या हुआ है, आपको देखना पड़ेगा कि ग्लोबली इस समय क्या एनवायरनमेंट चल रहा है और कौन सा मैं ऐसा मिरेकुलस स्टॉक ले लूँ या सेक्टर ले लूँ जो आने वाले टाइम में बहुत एक ग्रोथ दिखाए और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट मेरी साबित हो। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं सिद्धार्थ, रिस्क एपिटाइट की बात प्रतिभा ने की, तो रिस्क तो हमेशा रहेगा। अगर आप परस्यूट में हैं हायर रिटर्न्स के तो आपको अपनी रिस्क भी देखनी पड़ेगी। ऐसे में अगर हम एफडी का कंसिडर करें कि भाई मैं एफडी में पैसा डाल दूं और जितना बैंक देता है देता रहेगा, आज के ज़माने में, गूगल के ज़माने में, स्टॉक मार्केट के ज़माने में और ऐप्स के ज़माने में जब आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, आप क्या कहेंगे कि पैसा एफडी में लगाया जाए, बैंक में रखा जाए या फिर ऐसी जगह लगाया जाए जहां पर ग्रो हो? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा एज अ वेल्थ मैनेजर, ये अगेन ये क्वेश्चन मेरे पास, ये सवाल हर बार आता है कि लोगों की जो एक माइंडसेट थी आज से एक जनरेशन पहले, वो लोग एफडीज़ में इन्वेस्ट करते थे और उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस होते थे। सबसे पहले तो एफडी के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते थे और दूसरी चीज़ फाइनेंशियल पेनिट्रेशन तब बहुत कम हुआ करती थी। फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको हम बोलते हैं जनरली, जो आज इतना वाइड स्प्रेड है, डिफरेंट फॉर्म में लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी मिल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिले या वो प्रोफेसर्स के माध्यम से मिले, वेल्थ मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के थ्रू मिले। तो लोग आज समझ रहे हैं कि पैसों को इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहां रिटर्न्स भी आए और एट द सेम टाइम पैसा कंपाउंडिंग एक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इस तरीके से ग्रो हो कि उनका एक जो गोल है वो अकम्प्लिश हो पाए, वो सेटिस्फाई हो पाए। तो जैसे कि सोनिया मैम ने मुझसे सवाल पूछा कि एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या इस एप्स के ज़माने में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक अदर ऑप्शंस भी चूज करने चाहिए, तो मैं इसके लिए यही बोलूँगा कि एफडीज में क्योंकि एक रेट ऑफ रिटर्न्स या इंटरेस्ट जो है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है और महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो आपको जो एक पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो एफडी में मिलते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इनफैक्ट आप उसको ऑलमोस्ट जीरो ही समझिए या नेग्लिजिबल समझिए। बट जिन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं है जिनके अंदर, तो वो एफडीज में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बट क्योंकि आज जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया के ज़माने में आज लोग डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं और वो इतना ईजी हो चुका है डिजिटाइजेशन के ज़माने में कि लोगों को समझ में आने लग गया है कि अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स चीज़ों को देखें तो आप नेट रिटर्न्स बहुत कम पाएंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टर ये देखता है कि क्या वो अपने रिटर्न्स बढ़ा सकता है रिस्क को कम करके। दूसरी चीज़ वो ये देखता है कि क्या टैक्सेस कम से कम बैठ सकें, और तीसरी चीज़ वो ये देखता है कि उसके पास नेट में क्या बच रहा है, वो घर क्या लेके जा रहा है, कितने रिटर्न्स को लेके जा रहा है। तो लोगों को क्योंकि अब ये बात समझ में आने लग गई है और क्योंकि इंडियन कैपिटल मार्केट्स या इंडियन स्टॉक मार्केट्स जो डिफरेंट नाम से बोला जाता है, उसने 10 साल का जो एक रोलिंग रिटर्न है वो 12% के आसपास निकल के आ रहा है। तो इन्वेस्टर्स को ये समझ में आने लग गया है कि अगर वो एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट्स करें और अगर टैक्सेस कम है तो उनके जो जेब में जो पैसे आएंगे फाइनली जो वो घर लेके जाएंगे वो एफडी के रिटर्न से काफी ज्यादा आएंगे। और इसीलिए अगर आज आप देखेंगे लोगों ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स का जो एक लहर जो इस कंट्री में दौड़ा हुआ है, बिकॉज इंडिया की जो कैपिटल मार्केट्स है वो अब काफी बेटर कर रही हैं जो आज से 10 साल पहले या 1 दशक पहले जो कर रहे थे। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी बढ़ रही है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और स्टॉक मार्केट्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इंडियन कैपिटल मार्केट्स के अंदर रेगुलरली इन्फ्लोज हो रहा है थ्रू एसआईपीज, थ्रू लमसम, और लोग देख भी रहे हैं कि उनके पैसे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि टैक्सेशन एंगल भी क्योंकि एफडी से बहुत कम है कैपिटल मार्केट्स में, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर जा रहे हैं अपने घर, उससे उनके गोल्स भी अकम्प्लिश हो रहे हैं और सबसे बड़ी चीज उनका पैसा ग्रो हो रहा है। तो
मैं आपका जवाब जो था मैं इस तरीके से ही देना चाहूँगा कि एफडी से काफ़ी पैसा अब निकलता जा रहा है और कैपिटल मार्केट्स के अंदर अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो स्टॉक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो ईटीएफ के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टॉक लिंक्ड या मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हो, मार्केट्स पैसा इनफ्लो हो रहा है और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा स्टॉक मार्केट्स या हमारा कैपिटल मार्केट्स काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है विज़ अदर कंट्रीज। लेकिन प्रतिभा, एक यहाँ पर पीछे डिस्कशन काफ़ी हुई वित्त मंत्री और आरबीआई की अगर हम बात करें तो ये था कि डिपॉजिट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। भारत के तो जो ग्राहक हैं उनके बारे में खासियत ही यही थी कि सेविंग्स बहुत अच्छी होती हैं, तो वो सेविंग्स अब खाली होती जा रही हैं। वो सब अब ऐसे मार्केट में आ रही हैं जहां लोगों को पता नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करना है और उनका पैसा डूब रहा है। ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं जो इन्वेस्ट करना चाहें वो पहले ही घबरा जाते हैं। आजू बाजू पड़ोसी का ये एग्जाम्पल होता है कि उसने तो इतने लाख लगाए थे, अब उसके ज़ीरो हो गए। तो ये आप हमें समझाएं कि क्या एक साइकिल है घुसने के लिए, टाइमिंग कैसे परफेक्ट करें? अगर निफ्टी आज 25,000 पर है या सेंसेक्स आज 81,000 को पार कर रहा है, तो माना कि ये 1 लाख पहुंच जाएगा, माना कि वो 50,000 पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे लिए घुसने का सही समय क्या है? क्या पता भी मार्केट नीचे गिर जाए, क्योंकि हर चीज़ का एक साइकिल होता है, क्या पता वो ऐसे ऊपर जाके अब नीचे आने वाला हो। क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू करूंगी उस कमेंट से जो आरबीआई की गवर्नर ने भी दिया कि जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं वो डिक्लाइन पे हैं, तो जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं इसका मतलब लोग वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी पैनलिस्ट बात भी कर रहे थे कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है और लोग अब रिटर्न ओरिएंटेड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पुश भी उस तरफ है। तो अगर डिपॉजिट्स जा रहे हैं तो इससे पहले वाले क्वेश्चन से भी अगर मैं रिलेट करूं कि एक कंसिडरेशन जो आपका इन्वेस्टर है, जो जनरल पब्लिक है, उसको हर एक मूव को, कमेंट को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होने वाला है। अब जैसे अगर बैंक के डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं तो हिंदुस्तान जो है वो बैंक डोमिनेटेड इकोनॉमी रहा है, अनलाइक यूएस जो कि एक मार्केट डोमिनेटेड रहा है, हम रहे हैं बैंक डोमिनेटेड इकोनॉमी। आप जैसे कह भी रही थी कि सेविंग्स की टेंडेंसी इंडियंस में ज़्यादा रही है जी। तो अब अगर बैंक्स का डिपॉजिट्स कम हो रहा है, इसका मतलब आने वाले टाइम में बैंक्स जो हैं वो स्ट्रगल करेंगे डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए लोगों का। तो स्ट्रगल करने का मतलब ये है कि उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफ़र करना पड़ेगा। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफ़र करते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे सवाल उठेगा या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं ना कहीं हिट आएगा, जिसका असर बैंक के स्टॉक्स पे पड़ेगा। तो बैंक के स्टॉक के प्राइसेस अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो वो नीचे आएंगे क्योंकि बैंक के प्रॉफिट्स नीचे आएंगे। ये तो सीधा सा बैंक का कनेक्शन है। पर अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप अगर स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं तो आपको एक स्पिल ओवर इफेक्ट भी देखना होता है। तो जो कंपनीज बैंक फाइनेंस पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं वो कंपनीज भी अफेक्ट होंगी। तो मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का ज़्यादा एक्सपोजर या ज़्यादा बैंक फाइनेंस वो यूज़ करती हैं तो उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर आएगा क्योंकि उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स बढ़ाएंगी। सिमिलरली जो आपका बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स के प्राइसेस पे इसका असर आएगा क्योंकि इन जनरल मार्केट इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा तो आने वाले बॉन्ड्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे, पर जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ऑलरेडी आप ले के बैठे हुए हैं उसके प्राइसेस, ट्रेडिंग प्राइसेस कम हो जाएंगे क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है जब आपने एंटर किया था। तो एक पर्टिकुलर जो ट्रेंड है मार्केट में विच इज़ डिक्लाइन इन डिपॉजिट्स, राइट, इसका आप पूरा इफेक्ट अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से आने वाले टाइम में स्टॉक्स कैसा बिहेव करने वाले हैं। अब जो आप टाइम की बात कर रही हैं कि क्या राइट टाइम है एंटर करने का और क्या राइट टाइम है मार्केट से बाहर आने का, वो तो बताना इतना मुश्किल काम है और बहुत ही डेंजरस काम है। पर मैं ये बोलूँगी कि जब आप लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये वाला वरी आपके लिए बहुत कम हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाता है और नीचे जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली डेटा पे अगर हम बात करें, हम काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स देखते आए हैं, लिखते भी आए हैं, तो उसमें ओवरऑल ट्रेंड ये है कि छोटे मोटे जो ये साइक्लिक फ्लक्चुएशन शॉर्ट टर्म में होते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं। ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में तो आपका प्रॉफिट्स पे असर नहीं आता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जिस स्टॉक्स में आपने पैसा लगाया है क्या उसका कोर बिजनेस, उसका जो फंडामेंटल है, क्या उस क्राइसिस की वजह से उस कंपनी का फंडामेंटल अफेक्ट हुआ है। अगर फंडामेंटल्स अफेक्ट नहीं हुए हैं, मतलब कि कंपनी के अपने रेवेन्यूज़, अपना सेल्स, अपने कस्टमर्स, अपना बिजनेस, अगर वो आपको लगता है कि सिर्फ एक मार्केट फैक्टर्स की वजह से स्टॉक नीचे जा रहा है, कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, तो मार्केट तो सभी को अफेक्ट करेगी, तो उसका कंपनी से लेना देना नहीं है। तो ऐसे में आप अपने स्टॉक्स को मत सेल करिए,
मत जाइए। सो यू कीप इट होल्डिंग, आप लंबे टर्म तक उसको साथ रहिए। पर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इकोनॉमी में या मार्केट में डेवलपमेंट आया जिसकी वजह से आपकी कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस ही अफेक्ट हो गया, मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल चेंज ऐसा हुआ कि पहले कोडैक के अलग से कैमराज आते थे, फिर सडनली एक नई टेक्नोलॉजी आ गई और वो आउटडेट हो गए, तो ऐसे केस में तो कोर बिजनेस ही इफेक्ट हो गया एक मार्केट डेवलपमेंट। सो इट्स गुड टाइम टू एग्जिट। तो आपको ये देखना है कि जब डाउन टर्न आता है या कोई क्राइसिस आता है मार्केट में जिससे डिस्टर्ब हो रहा है स्टॉक मार्केट, तो क्या वो आपके स्टॉक को फंडामेंटली अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप उस पर रहिए। और इकोनॉमिक डाउन टर्न हम सभी को पता है कि ये इतने बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि ये आपको एक अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग का मौका देते हैं। आप वो स्टॉक्स जो कभी आपकी रीच में नहीं थे, बहुत महंगे थे, उन स्टॉक्स को भी, क्योंकि स्टॉक प्राइस इन जनरल नीचे आए होते हैं, आप अफोर्ड कर पाते हैं। तो जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि कब तक मार्केट नीचे आ रहा है, वो चाहते हैं कि जब बिल्कुल लोवेस्ट पे आ जाए तो वो स्टॉक को खरीद लें, क्योंकि वो चीपेस्ट प्राइस पे, और जब वैल्यू करेक्शन होगा, मार्केट उठेगा तो उसका फ़ायदा बुक कर लेंगे। बट वो एग्जैक्टली कब मार्केट ऊपर जाने वाला है, या आपका थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा एक्सपर्ट गाइडेंस, मतलब इसके लिए इतना आसान नहीं है। आप स्पेक्युलेटिव हो सकते हैं, लेकिन बेटर है कि जो हिस्टोरिकल या चार्ट एनालिसिस करते हैं उनको, जो थोड़ा ज़्यादा फिनेंशियली लिटरेट हैं, वो ज़्यादा बेटर इसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो आप थोड़ा किसी कंसल्टेंट या किसी के एडवाइज़र के एक्सपर्ट एडवाइस से आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कब ये थोड़ा थोड़ा रिकवर होने जा रहा है, एंड देन यू कैन बाय दो स्टॉक्स। जी, जैसा कि मार्केट में कहावत है कि आप बिल्कुल लो पे खरीद नहीं सकते और बिल्कुल हाई पे सेल नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। और आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस हम लेंगे सिद्धार्थ से। आप तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते ही हैं सिद्धार्थ, अब आप बताएं कि हमारे दर्शकों को कि क्या सही टाइमिंग है घुसने का, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में अब इन्वेस्ट करना चाहिए, और ख़ासकर ये कि लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या पेनी स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं आपकी नज़र में भी जो आप बताना चाहें दर्शकों को कि क्या फंडामेंटल होने चाहिए उन स्टॉक्स के, कहीं ऐसा ना हो पैसा ज़ीरो हो जाए। हालांकि एक एग्जांपल हमारे पास टाइटन का है, लेकिन हर कोई टाइटन तो नहीं बन सकता, उसके पीछे टाटा ग्रुप का हाथ था। वेल, मैं इस सवाल को इस तरीके से इसका आंसर देना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप कुछ भी देखें, तो सबसे पहले तो आपको ये जो रेगुलर फ्लक्चुएशंस जो मार्केट में होती हैं और होती भी रहेंगी, चाहे वो कोई जियोपॉलिटिकल रीज़न हो, जैसे कोई यूक्रेन रशिया वॉर आ जाए, मिडिल ईस्ट क्राइसिस आ जाए, क्रूड के दाम एकदम बढ़ जाए, या क्रूड के दाम एकदम बहुत कम भी हो जाए, जिसके कारण एक रिसेशनरी ट्रेंड के बारे में आपको सुनने को मिलता है, तो इनसे सबसे पहले घबराना नहीं होता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको बस ये देखना है कि आपका एक धैर्यता, जिसको पेशेंस कहते हैं, आपको उस पर अमल रखना है अपने आप को, और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली चलाते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके साथ ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, और इसलिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज, थोड़े से फंडामेंटल कॉल्स, वेल्थ मैनेजर्स के कॉल्स, वो भी आपके पास होने चाहिए। और आपको ये समझना चाहिए कि किस समय कौन सा सेक्टर चल रहा है, और उस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। अब आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि आपको कौन से लगता है कि कौन से सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो हमारे एक पैनलिस्ट ने ऑलरेडी अभी इस बारे में डिस्कशन किया है कि जहाँ पे गवर्नमेंट के जो ओरिएंटेशन है या उनका जो इन्फ्लक्स है, जिन सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स देखते हैं या मार्केट्स देखती हैं कि वो सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं इन द लॉन्ग रन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज की बात करूं तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेगमेंट है जो काफ़ी एक सनराइज इंडस्ट्री के तौर पे देखा जा रहा है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक सनराइज इंडस्ट्री की तरह देखा जाएगा, तो काफ़ी स्टॉक्स जो सीमेंट से रिलेटेड हैं या स्टील से रिलेटेड हैं या फिर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, वो आप देखेंगे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है इन द नेक्स्ट 3 to 5 years वो काफ़ी बेहतरीन होगी। तो उन सेक्टर्स में अगर हम इन्वेस्ट करें तो आप देखेंगे कि आपके रिटर्न्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। जैसे आप बहुत सारे अगर एनालिस्ट की अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें, तो हर एनालिस्ट, चाहे वो मॉर्गन स्टैनले हो या वो जेपी मॉर्गन हो, चाहे वो रीटर्स हो, वो ये बोलती है कि इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप इन कंजम्पशन स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगाएंगे या इस कंजम्पशन एज अ थीम में अगर आप पैसा लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो पैसा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा इन द लॉन्गर रन। तो अगर एक इन्वेस्टर काफ़ी जागरूक है इस पर्सपेक्टिव से
कि कौन से सेक्टर्स है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको इसमें ये भी आपको मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर लेट्स से अगर यूएस में कोई स्लो डाउन आया हुआ है तो टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना कोई बहुत ज़्यादा एक बुद्धिमानी का या फिर एक बहुत इन्वेस्टर सेंट्रिक अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि उसमें बढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी या एक डिजिटल जो थीम है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग थीम है। तो इन पर्सपेक्टिव्स को अगर आप ध्यान रखें कि सरकार का ओरिएंटेशन या सरकार का जो इन्फ्लुएंस है या सरकार का जो इन्फ्लक्स है वो किस सेक्टर्स पर है, सेक्टर्स की वैल्यूएशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल डिफेंस में काफ़ी सारा इन्फ्लक्स हुआ है बिकॉज सरकार ने मेक इन इंडिया के अंदर इस डिफेंस की थीम को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारा उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। लेकिन अगर ये सोच के अगर पैसा लगाया गया कि अरे डिफेंसिव सेक्टर ने तो ऑलरेडी 100% रिटर्न दे दिया है तो आगे भी चल के 100% रिटर्न देंगे, तो ये गलत धारणा है। तो डिफेंस एज अ सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, करेक्ट, लेकिन जस्ट हिस्टोरिकल डेटा को देखकर अगर आप इन सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं तो ये गलत धारणा है। और इसीलिए वेल्थ मैनेजर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स ये एक प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आप पैसा लगाना चाहिए और जिनमें आप पैसा नहीं लगाना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर्स के पैसे बढ़े। तो अगर इन पैरामीटर्स पे या इन पर्सपेक्टिव्स पे, इन सेक्टर्स पे अगर कोई भी इन्वेस्टर ढंग से ध्यान देगा तो वो ये देख पाएगा कि अगर वो इंडिविजुअल स्टॉक्स ले रहा है उन सेक्टर्स में और उनमें पैसे लगा रहा है तो उसका पैसा 100% बढ़ेगा। तो सोनिया जी, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, इस तरीके से एक इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं और उसके रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है और उनका पैसा बढ़ेगा। तो सिद्धार्थ की बात सुनकर तो अगर मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता तो शायद मैं बजट की स्पीच निकालती और उसमें देखती कि सरकार का फोकस किन किन सेक्टर्स पर है, पीएलआई स्कीम्स किन किन सेक्टर्स में दी जा रही हैं, और मैं उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को निकाल कर उनको स्टडी करती और वहाँ पर अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाती। तो प्रतिभा, एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर सपोज़ हर कोई नहीं कर पाता, स्टॉक्स को इंडिविजुअली नहीं पढ़ पाता, या फिर वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फंडामेंटली कैसे एनालाइज करें उसको कि कितना अच्छा स्टॉक है। अगर कोई नहीं कर पा रहा है, सपोज़ उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो क्या आजकल तो डायरेक्टेड म्यूचुअल फंड्स भी आ चुके हैं कि सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स, जैसे डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स या फिर ग्रीन एनर्जी के या फिर स्मॉल कैप के या ग्रोथ स्टॉक्स के या फिर ईवीज़ के, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे दर्शकों को? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स का मैं 2-3 इसके पार्ट्स में आपको आंसर करूँगी। इन्वेस्टमेंट्स के लिए जैसे यूजुअली हम कहते हैं कि जो आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स ब्रॉडली आप कैटेगराइज करते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स में या ग्रोथ इन्वेस्टर्स में। तो वैल्यू इन्वेस्टर को आप कहते हैं कि आप पीछे पूछ भी रही थी आपकी कब एंटर करना चाहिए और कब, तो उसको अगर मैं मार्केट में एंट्री और एग्जिट से हटा के सोचूं तो कब खरीदना चाहिए स्टॉक को और कब बेचना चाहिए। तो उस केस में एक जनरल सा रूल है, चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें, कि ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टी को कभी नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसमें आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। आपको हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक को ही खरीदना चाहिए ताकि जब वैल्यू करेक्शन हो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकें। अब वो वैल्यू पता कैसे लगाएंगे, वो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है जो मैं आगे बताऊंगी। दूसरा एक आता है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा फनी है, लेकिन जैसे हम त्योहारों का इंतज़ार करते हैं कि त्योहारों पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई किसी को फ़ोन ही खरीदना है या कोई कैमरा खरीदना है तो अभी अगर वो 50,000 का मिल रहा है तो दिवाली आएगी तो या फिर ईद आएगी तो फिर हमको डिस्काउंट मिलेगा, तो हमें डिस्काउंट का वेट करना है स्टॉक्स में भी। तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग है। दूसरा आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में यह है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात कर रही थी, तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो हाई रिटर्न पोटेंशियल हैं लेकिन हाई रिस्क पोटेंशियल भी हैं, क्योंकि ये स्टार्टअप स्टॉक्स हो सकते हैं, ये छोटी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत लेग रूम है अभी ग्रो करने के लिए। लेकिन लेग रूम के साथ साथ बिजनेस है, नया बिजनेस है, नया मॉडल है, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ फंड्स हैं, तो यू नेवर नो कि उनका मॉडल चलेगा नहीं चलेगा, तो उतना ही रिस्क भी बहुत हाई है। तो ग्रोथ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो इस तरीके के स्टॉक, क्योंकि ये सस्ते मिलते हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और इसके बाद वो उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो अब इन्फोसिस भी जब स्टार्ट हुई थी तो या रिलायंस जब स्टार्ट हुई थी तो जिन लोगों ने स्टॉक्स खरीदे और वो 10 साल 15 साल रखे, आज उनके आप
उनकी ग्रोथ देख रहे हैं आप, तो ये ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं। तो आप जब एक स्टॉक पे सोचते हैं कि एंटर करें या उसका वैल्यूएशन कैसे चेक करें कि कहीं वो ओवर प्राइस्ड स्टॉक तो नहीं है, मैं अंडर ओवर प्राइस तो नहीं खरीद रहा हूँ, तो उसके लिए फाइनेंशियल कुछ रेशियोज़ होते हैं और ये रेशियोज़ वेबसाइट्स पे, मनी कंट्रोल पे, याहू फिनेंस, जो भी आप खोलिए रेडिली अवेलेबल होते हैं ये रेशियोज़। तो आपको बस उन रेशियोज़ को रीड करना आना चाहिए और वो रीड करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसमें इंडस्ट्री का भी आपको एक बेंचमार्क दिया होता है जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वो कौन से रेशियोज़ होते हैं ये मैं भी बात करूँगी, पर उससे पहले कंपनी का आपको प्राइमरीली ये समझना है कि जो प्रॉफिट्स होती हैं कंपनी की, वो प्रॉफिट्स मैनिपुलेट हो सकती हैं। तो ये जो आपकी अकाउंटिंग, चाहे सत्यम केस बोलें या जितने भी हमारे अकाउंटिंग फ्रॉड्स या फिनेंशियल फ्रॉड्स हैं, ये इसलिए क्योंकि एक पॉसिबिलिटी होती है कि कंपनी अपने जो बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में दिखाती है, फंडामेंटल अपनी प्रॉफिट्स दिखाती है, वो डाउटफुल हो सकती है। क्योंकि आप उसमें जब आप उधार पे खरीदते हैं तो उसको खर्चा मानते हैं, उधार पे बेचते हैं तो उसको आप सेल्स मानते हैं। अब वो उधार पे किया गया ट्रांजैक्शन है तो वो पैसा एक्चुअली आपके पास आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं है, पर अकाउंटिंग में आप उसको प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो इसीलिए जो आप प्रॉफिट्स जो है, सिर्फ प्रॉफिट का फिगर नहीं देखें, आप कैश का फिगर भी देखें, क्योंकि कैश मैनिपुलेट नहीं होता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी का कैश का प्रॉफिट का कितना परसेंटेज कैश है, और वो हर साल, देखिए कैश हमेशा कम होगा प्रॉफिट से क्योंकि उसमें उधार वाला कंपोनेंट नहीं होता है, लेकिन कम से कम जो एक कैश, मान लीजिए पिछले 5 साल में वो कैश जो है वो 30% था प्रॉफिट का, तो अगले साल में वो सडनली 5% हो गया, 8% हो गया, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो आपको देखना चाहिए कि कैश में और प्रॉफिट में एक रिलेशनशिप बना रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर बहुत ज़्यादा किसी साल में आपको दिखता है तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट आपको पता करना पड़ेगा क्यों हुआ इस साल इतना ही। अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो फिर एक सवाल उठता है उनकी अर्निंग्स पे। तो एक कंपनी जिसके कैश बैलेंस अच्छा है, जिसकी अर्निंग्स रोबस्ट है, बहुत फ्लक्चुएट नहीं करती है, जिसके क्रेडिट सेल्स कम हैं, ये सारे कुछ फंडामेंटल्स आपको देखना बहुत ज़रूरी है। डिविडेंड पेमेंट्स फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनीज जैसे आपकी आईटीसी है या इन्फोसिस है जिनका डिविडेंड पेइंग कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी रही है, तो ये भी एक सिग्नल देता है कि कंपनी फाइनेंशियली वेल है, क्योंकि वो डिविडेंड्स हर साल पे कर पा रही है अपने प्रॉफिट्स में से। डिविडेंड्स प्रॉफिट्स में से ही पे किए जाते हैं। सो इसका मतलब वो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। अब आप पीई रेशियो की जहाँ बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसमें क्या है कि जो मार्केट प्राइस है उसको कंपनी के अर्निंग से, जो बुक प्राइस है जो कि उनकी किताबों में है, जो अकाउंटिंग बुक्स है, उससे डिवाइड करके निकाला जाता है। तो अगर वो पीई रेशियो हाई है, इंडस्ट्री के बेंचमार्क से हाई है, तो हर इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा। कईयों में 25 टाइम भी प्राइस ज़्यादा हो तो चलता है, कुछ में वो 12 टाइम्स होना चाहिए ईपीएस का। तो वो आप देखें कि इंडस्ट्री का क्या बेंचमार्क है। आपकी जो कंपनी है वो इंडस्ट्री के बेंचमार्क के आसपास होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री से बहुत ऊपर है, इसका मतलब वो शेयर मार्केट में जितने पे बेचा जा रहा है और उसकी बुक में जितनी वैल्यू है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में उससे ज़्यादा पे वो शेयर मार्केट में बेचा जा रहा है। इसका मतलब कि वो ओवर वैल्यूड है। तो जनरली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को नहीं खरीदना है, और उसका सबसे स्ट्रॉन्ग रेशियो जब हम मानते हैं फाइनेंस में वो पीई रेशियो है। पर पीई रेशियो को आप, और ये सारे आपको वेबसाइट्स में मिल जाती हैं, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूएशन पता करने के लिए कंपनी का। बाकी जो डिटेल्ड वैल्यूएशन मॉडल्स हैं वो जैसे मैंने बताया वो फिनेंशियल कंपनीज करती हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आपको बताते हैं, क्योंकि वो उसमें कई सारे मॉडल्स हैं जो जनरल पब्लिक नहीं समझ सकती है। उसमें बहुत एग्जाम्पशंस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, हाँ डेट भी दे सकते हैं फॉर लेवरेज जैसे। तो अगर मान लीजिए कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट है, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, अदानी है फॉर एग्जांपल, हम स्टूडेंट्स को भी जब पढ़ाते हैं कि आप देखते तो हैं कि बहुत प्रॉफिटेबल है, या आपकी फ्लिपकार्ट ले लीजिए, जितनी भी आपकी ऑनलाइन ये एग्रीगेटर्स हैं, आइडियली इनका जब आप फंडामेंटल उठा के देखेंगे तो सब रेड है, प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, पर इसके बावजूद आप इनका वैल्यूएशन देखेंगे तो वो बहुत हाई है, राइट। सो इतने हाई वैल्यूएशंस पे तो किसी केस में चल गया, नायका में चल गया, पेटीएम में नहीं चला, तो पेटीएम में जब चल जाता है तो एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है, और जब नहीं चलता है तो फिर उसी को आप एक ही चीज़ को कई दूसरे नैरेटिव से आप बना लेते हैं। सरकार जीत जाती है तो नैरेटिव सब पॉजिटिव्स दिखाए जाते हैं, हार जाती है तो हर एक्सपर्ट कहता है कि वो तो हारना ही था बिकॉज ये थे। तो ऐसे ही जब एक मॉडल चल जाता है तो हम हर चीज़ उसका सिर्फ पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हैं, और फेल हो जाता है तो सिर्फ उसकी खामियां दिखती हैं। तो जो आपके ऑनलाइन जो ये एग्रीगेटर्स हैं, ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, रिस्की इसलिए भी नए नए जो बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, इसमें प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए होती है आपको, जो एक आम पब्लिक के पास तो नहीं होती है।
तो अगर आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से मुझसे पूछेंगी तो ये कुछ एक इंडिकेटर्स, कुछ रेशियोज़ हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं, आप डेट की बात कर रही थी, कितना ज़्यादा उधार लिया हुआ है कंपनी ने, बैंक की जैसे हम बात कर रहे थे, मान लीजिए बैंक में अभी हमने, तो आपको न्यूज़ फंडामेंटल सबको रिलेट करके एनालाइज करना है। अगर बैंक डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं और मुझे देख रहा है कि मेरी जो, जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ उसने बहुत ज़्यादा बैंक लोन लिया हुआ है, उसकी फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में इक्विटी कम, बैंक फाइनेंस ज़्यादा है, तो फिर आई विल बी वरीड। तो मुझे लगेगा कि आने वाला टाइम में ये मुश्किल हो सकती है। तो आपको डेट हमेशा बुरा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंडस्ट्री पे। अब ऑयल सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, तो डेट बुरा नहीं होता है, लेकिन डेट बुरा बन सकता है। वो डेट के साथ एक रिस्क जो चलती है, डिफॉल्ट रिस्क, वो साथ साथ चलती है। अगर मार्केट अच्छा है तो डेट बहुत अच्छा है, बेटर देन इक्विटी, क्योंकि आपको प्रॉफिट शेयर नहीं करना है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव में चली जाती है तो वही डेट जो है बैंक्रप्सी ले जाती है। तो आपको डेट के लिए ऑफ कोर्स एक कॉशन लेकर के चलना है कि ये डेट है तो मुझे इसको कैसे डील करना। हाई डेट कंपनीज डेफिनेटली हाई रिस्क कंपनीज हैं। तो जैसे प्रतिभा जी ने बताया, कुछ कुछ पॉइंटर्स जो मैंने भी नोट किए वो ये हैं कि कैश वर्सेस प्रॉफिट का आप रेशियो देखिए और जो क्रेडिट सेल्स हैं वो कम होनी चाहिए। पीई रेशियो ज़रूर देखिए कि इंडस्ट्री का क्या है और कंपनी का क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए पीई रेशियो। और जो डिविडेंड पे आउट अगर ईयरली करते हैं तो दिस शोज़ कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान तो रखती ही है, साथ में प्रॉफिट है जिसकी वजह से वो डिविडेंड्स उसको दिए जा रहे हैं। ओवर वैल्यूड ना हो कंपनी, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। ऐसे में आप डिफेंस स्टॉक्स की बात कर रहे थे सिद्धार्थ, आपने एक एग्जाम्पल दिया था, मेरे एक जान पहचान के हैं जिन्होंने डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लिए, लेकिन मतलब उन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया। उनको लगा कि यही एक सेक्टर है जो अब ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वॉर सिचुएशंस होती हैं या फिर अगर वर्ल्ड वाइड भी आप कंडीशंस देखें तो, और मेक इन इंडिया का वो देखें तो उन्होंने ले लिया, शायद हाई पे भी ले लिए कुछ कुछ स्टॉक्स, या एवरेज करते रहे, उस चक्कर में आज वो लॉस में है। क्योंकि हालांकि 700% ग्रोथ दी है कई स्टॉक्स ने, लेकिन फिर भी गिर तो गए हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, डाइवर्सिफाई किया जाए, क्या? देखिए, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी के अंदर एक टर्म होता है जहाँ डाइवर्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं, और ये डाइवर्सिफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप चाहे आप इनफैक्ट जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है जो म्यूचुअल फंड का, वो एक रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स की जो बकेट बनाते हैं जो फंड मैनेजर्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वो उस रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए ही बनाया जाता है। तो जैसे आपने बोला कि एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क से बचने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता क्या है? कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एक वो रिस्क होता है जहां इन्वेस्टर्स सारा का सारा अपना जो पोर्टफोलियो होता है वो कुछ सेक्टर्स में ही लगा देते हैं या कुछ स्टॉक्स में ही लगा देते हैं, इस ल्यू से कि ये वाला जो सेक्टर है या ये स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये एक बहुत गलत एक धारणा होती है, क्यों आप ब्लाइंडली जब आप रिटर्न्स को चेज करते हैं तो वो अपने साथ एक इनहेरेंट रिस्क भी लेकर आता है। क्यों? क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई तो किया ही नहीं। जैसे मैंने आपको अभी डिफेंस स्टॉक के बारे में बताया, ये डिफेंस एज अ थीम के बारे में बताया, डिफेंस एज अ थीम ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जस्ट ये सोच के, क्योंकि डिफेंस जो है उन्होंने 100% का या 150% का या 250% का ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, बिकॉज सरकार का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन था मेक इन इंडिया के अंदर डिफेंस के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का। तो अगर सारा का सारा पैसा डिफेंस एज अ सेक्टर में ही अगर कोई लगा रहा है तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन की जो थ्योरी है उसके अगेंस्ट है, और एक इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टफोलियो का जो एक डेवलपमेंट होता है उसके अगेंस्ट है, और ये एक अपने साथ एक इनहेरेंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लेकर आ रहा है। तो आपने जैसे बताया सोनिया जी कि आपके एक कोई जान पहचान में जिन्होंने डिफेंस के स्टॉक्स खरीदे और वो उस तरीके से अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे नहीं आ पाया, तो उसके पीछे रीजन बस ये था कि आप ब्लाइंडली किसी भी रिटर्न्स को, किसी भी सेक्टर को या किसी भी स्टॉक को आप चेज ना करें। तो सिद्धार्थ, कितने स्टॉक्स होने चाहिए अगर माना जाए कि अगर आपको अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है? 10 होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, 20 होने चाहिए? क्योंकि अगर ज़्यादा स्टॉक्स हों तो भी प्रॉब्लम है, कम हो तो भी प्रॉब्लम है, तो फिर भी एक कोई नंबर है, जैसे 15 हो, 20 हो? देखिए स्टॉक सेंट्रिक बात करना तो बहुत मुश्किल है, हम सेक्टर सेंट्रिक बात जरूर कर सकते हैं। क्योंकि सेक्टर सेंट्रिक इसलिए बात कर सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ सेक्टर्स बहुत
इम्पल्सिव होते हैं या बहुत ही जिनमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे BFSI सेगमेंट, उसमें क्या होता है, उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि मार्केट के एक न्यूज़ पे वो एकदम भागता है ऊपर या एकदम नीचे गिरता है। चाहे वो BFSI सेगमेंट का मेरा मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स। एक सेक्टर होता है जैसे कंजम्पशन सेक्टर, तो आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स होने चाहिए। पहले तो आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आपके पास डिफेंस से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स होने चाहिए, कुछ सेक्टर्स आपके पास कंजम्पशन से रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन एक डिफेंसिव थीम है, वो एकदम बहुत ऊपर और एकदम बहुत नीचे नहीं जाता है, तो वो आपके जो एक पोर्टफोलियो के अंदर एक सपोर्ट की तरह एक काम करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कुछ इंपल्सिव सेक्टर्स है, जैसे BFSI एक सेगमेंट है, उसमें उसका अगर आपके पास एक 10 to 15% का अगर कॉम्पोजिशन है तो वो आपके पोर्टफोलियो में एडिशनल रिटर्न्स की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका रिटर्न्स के क्या एक्सपेक्टेशन है। आप बहुत हाई रिटर्न्स चेस करेंगे तो गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। वैसे कितना एक नॉर्मल होना चाहिए एक्सपेक्टेशन? मैं आपको ये बोलूँ 30%? वेल देखिए, अगेन मैं आपको यही बोलूंगा, जो निफ्टी ने जो रिटर्न्स दिए हैं 10 इयर्स रोलिंग एवरेज रिटर्न्स, वो हैं 12%। 12% से अगर आप ऊपर जाते हैं तो वो अपने साथ एक इनहेरेंट रिस्क लेकर आता है, और जब आप ज्यादा जाते हैं, रिटर्न्स की एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप माइक्रो स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स के अंदर जाते हैं। तो अगर आपका एक इंडियन मार्केट्स को लेकर अगर आपका एक पर्सपेक्टिव ये है कि हमारा ज्यादा रिटर्न आए, उसके लिए 20, 25, 30% के अगर रिटर्न की आप बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि फंडामेंटली आपके पास एक लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स होने चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट दे, और उसको टॉप अप करने के लिए, एक सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास पेनी स्टॉक्स और माइक्रो स्टॉक्स होने चाहिए जो उस रिटर्न्स को चेस करें। अगर आगे आप एक प्रॉपरली एक पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं तो आपका 18 से 22% का रिटर्न इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेट्स से 5 इयर्स या 3 इयर्स रोलिंग एवरेज जिसको बोलते हैं, तो वो आप जनरेट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ब्लाइंडली, मैं दोबारा इन्वेस्टर्स व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा, अगर आप ब्लाइंडली रिटर्न्स चेस कर रहे हैं कि अरे इस स्टॉक ने 100% का रिटर्न दे दिया तो इसमें लगा दीजिए, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट द फंक्शन ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। तो आपको, जैसे अभी पैनलिस्ट ने भी बोला, कि आपको बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स देखने चाहिए जिनको हम टेक्निकल पैरामीटर्स बोलते हैं, फंडामेंटल कॉल्स देखनी चाहिए। अगर आप इन सारे फीचर्स को आप प्रॉपरली देखेंगे तो आप एक पाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो शॉक रेजिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट रिटर्न्स आएगा, रिस्क कम होगा, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मीट आउट हो जाएंगी। देखिए, मार्केट्स तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो इन चीजों से आपको घबराना नहीं है। इन अ लॉन्गर रन, इन अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव, अगर आप धैर्यता से काम करें, जैसे मैंने दोबारा आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, विद ड्यू पेशेंस, अगर आप गुड स्टॉक्स रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, तो आप देखेंगे, क्योंकि ये डूबेंगे नहीं। जो आज इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ABC रीजंस, बट वो डूबेंगे नहीं। तो अगर आप अपना प्रॉपरली एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेंगे, जहां डिफरेंट सेक्टर्स रखेंगे, हर एक सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आप 2 या 3 स्टॉक रखेंगे, तो आप देखेंगे कि 10 से 15 स्टॉक्स के अंदर आपका मोर और लेस सारे सेक्टर्स कवर हो रहे हैं। और फिर आप 1-2 स्टॉक ऊपर नीचे भी अगर आप करेंगे तो कोई बहुत मेजर रिस्क आपका पोर्टफोलियो बियर नहीं कर पाएगा। सो इन दैट केस, रिटर्न्स और रिस्क का जो एक पाइवेट है या फिर एक फलक्रम है, उसको आपको मेंटेन करके चलना चाहिए, कि जहां आप इन दोनों पैरामीटर्स को साथ साथ देख रहे हैं एक ही लेंस से, और उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है सिद्धार्थ, उसके बाद हम टैक्सेशन की बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले हम प्रतिभा जी से एक बार पूछते हैं कि क्या कोई और भी ऑप्शंस हैं कैपिटल मार्केट में, कि हम रियल एस्टेट सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना चाहें या फिर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं? गोल्ड में एक तो आपका फिजिकल गोल्ड मार्केट है, दूसरा आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जो लिंक्ड होता है इंडेक्स से। तो गोल्ड ETFs का फ़ायदा है, गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय गोल्ड ETF का फ़ायदा ये है कि लिक्विडिटी रहती है, आप खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं, तो एक जो शेयर इक्विटी के जो फीचर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। आपको फियर ऑफ थेफ्ट, जो गोल्ड में चीज़ें होती है, स्टोरेज का जो है रिस्क होता है, वो सारा आपको बेयर नहीं करना पड़ता।
तो अगर आप गोल्ड प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशन है उससे कुछ मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गोल्ड में, ये तो ट्रेडर्स के लिए तो ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बट अदरवाइज बहुत ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो मैं डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से ज़रूर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रखना चाहिए, लेकिन गोल्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट वो सिर्फ इसीलिए वैल्यूएबल है क्योंकि वो कम है, स्केर्स है। अपना उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और उस पर बहुत डिबेट है कि गोल्ड कितना अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में गोल्ड की बहुत वैल्यू है, तो आप उस कर सकते हैं उस एवेन्यू में। रियल एस्टेट अगेन एक रिस्की सेक्टर भी है, बट एट द सेम टाइम वो एक ऐसा सेक्टर है जो हाउसिंग डिमांड्स बढ़नी है आने वाले टाइम के साथ में, बट आपको उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी। जैसे अभी जहाँ तक मुझे पता है रेंटल इनकम भी इन्होंने पे टैक्सेस बढ़ा दिया है, तो फिर आपके लिए अब वो अट्रैक्टिव नहीं रहा। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी ले रहे थे कि आप रेंटल इनकम से कुछ कमाई करेंगे तो उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो आपको वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखना पड़ेगा कि आफ्टर टैक्स रिटर्न आपका क्या निकल के आ रहा है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड्स को देखें, क्योंकि वहाँ एक एक्सपर्ट होगा, जो एक फंड मैनेजर होगा जिसके पास एक्सपर्टीज़ है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो आप कह रहे थे कि कितना स्टॉक कितना प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, या वो जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन आपको अक्रॉस सेक्टर्स करना चाहिए, नॉट ओनली अक्रॉस सेक्टर्स, आपको अक्रॉस एसेट क्लासेस करना चाहिए, कुछ डेट में भी कुछ इक्विटी में भी, तो वो सारे टैक्स कंसिडरेशंस तो वो फंड मैनेजर आपके लिए कर देगा। अगर आपके पास कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है तो बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप डाइवर्सिफिकेशन पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, हम बात कर रहे थे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आप डाइवर्सिफिकेशन के कई लेवल्स हैं। आपने एक कंपनी का स्टॉक खरीदा, आप विद इन सेम इंडस्ट्री अलग अलग कंपनीज का स्टॉक खरीदते हैं, वो एक लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है। आप अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक खरीदते हैं, वो दूसरा लेवल है। आप सिर्फ इक्विटी ना खरीद करके डेट भी इंक्लूड करते हैं, गोल्ड ETFs भी इंक्लूड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी लेते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो, और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई हो जाता है। विद इन इक्विटी आपको देखना है कि कंपनी भी डाइवर्सिफाइड हो। अगर कोई कंपनी जो जिसकी रूरल मार्केट में भी प्रेजेंस है, अर्बन मार्केट में भी प्रेजेंस है, जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी है, इंडियन मार्केट में भी है, या जो टेक्नोलॉजी में भी डील करता है, टेक्सटाइल में भी डील करता है, तो वो डाइवर्सिफाइड है। तो उसका अगर एक बिजनेस हिट होगा तो उसके पास दूसरा बिजनेस है कवर अप करने के लिए। तो आप जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, और आप जितना डाइवर्सिफाइड होंगे उतना आपका रिस्क मिटिगेट होता है, लेकिन रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से सिर्फ और सिर्फ आप कंपनी रिलेटेड रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, आप मार्केट रिस्क को नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि मार्केट रिस्क हर कंपनी को अक्रॉस सेक्टर्स, हर एसेट क्लास को अफेक्ट करेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन से आप मार्केट रिस्क को नहीं कुछ कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी रिलेटेड रिस्क हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट रिस्क है, बैंक्रप्सी रिस्क है, या फ्रॉड रिस्क हैं, ये सारे जो रिस्क हैं उसको आप डाइवर्सिफिकेशन से ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है प्रतिभा जी ने कि डाइवर्सिफाइड जितनी होगी कंपनी, उतना एक तरह से स्ट्रॉन्ग कंपनी रहेगी आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर एक जगह भी नुकसान होता है तो दूसरी जगह उसका फ़ायदा, मतलब वो भरपाई कर लेगी कम से कम फ़ायदा अगर ना भी हो तो। बल्कि अगर एक स्टैंड अलोन कंपनी होगी तो अगर वो सेक्टर डूबा तो आपके पैसे भी उसमें डूब गए। लेकिन टैक्सेस में कितने पैसे डूबेंगे? अगर ये कॉन्वर्सेशन को अगर हम लेके आगे बात कर रहे हैं तो हमारा डिस्कशन एक अलग लेवल पे जा रहा है। तो कैपिटल गेन्स एक ऐसा एक टर्म है जो कि कैपिटल मार्केट्स से रिलेटेड है। इनफैक्ट मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कैपिटल गेन्स होता क्या है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये चर्चित विषय चल रहा है आजकल। लोग कैपिटल गेन्स को लेके बहुत परेशान हैं कि अरे टैक्सेस बढ़ गए, अब क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कैपिटल गेन्स होता क्या है। जब भी कोई भी एसेट क्लास में कोई भी अपने पैसों की बढ़ोतरी होती है तो वो एक, उसको हम देसी टर्मिनोलॉजी में उसको कैपिटल गेन्स बोलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ जैसे ज्वेलरी खरीदी या पेंटिंग खरीदी या आपने ट्रेडमार्क लिया या फिर आपने IPR का टैंजिबल एसेट्स या इंटैंजिबल एसेट्स पे आपने पेटेंट लिया या फिर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट किया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, तो वो एक कैपिटल गेन्स इनकर करता है। अब कैपिटल गेन्स जब इनकर होते हैं तो उस पर टैक्सेस भी लगते हैं और उस टैक्सेस को लेकर आजकल थोड़ा एक चर्चित विषय चल रहा है। और वो क्या चल रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। 23 जुलाई को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कैपिटल गेन्स में कुछ बढ़ोतरी की बात करी है और उसके कारण एक प्रॉब्लम आ रही है। और वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म
एक प्रोविजनिंग होती है मार्केट्स में कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल से ऊपर है तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं, और कोई भी 1 साल से कम है तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। पहले कैपिटल मार्केट्स में ये प्रोविजन था कि शॉर्ट टर्म जो टैक्स हुआ करता था वो था 15% का, और लॉन्ग टर्म टैक्स हुआ करता था 10% का। अब 23 जुलाई को जब पार्लियामेंट्री स्पीच हुई है बजट को लेकर, तो उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो टैक्सेस हैं वो दोनों बढ़ गया है। जो शॉर्ट टर्म टैक्स है वो 15% से इंक्रीज होकर 20% हो गया है, और जो लॉन्ग टर्म टैक्स है वो 10% से इंक्रीज होकर 12.5% हो गया है। मैं आपको कैपिटल मार्केट्स के बारे में बता रहा हूं। इसमें एक ये भी प्रोविजन है कि पहले लॉन्ग टर्म में आपको 1 लाख रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता था वो एग्जेम्प्टेड था, और अब वो इंक्रीज करके 1.25 लाख का एग्जेम्पशन सरकार ने आपको दिया है, जिसके कारण काफी चर्चित विषय में चल रही हैं कि अब हमारे टैक्सेस के अब हमारे जो रिटर्न्स है वो कम हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सिर्फ आप टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप ये भी देखते हो कि आपके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। और इंडियन मार्केट्स की अगर जहां तक बात की जा रही है, वहां पे तो ऑलरेडी रिटर्न्स काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर टैक्सेस में फर्क पड़ रहा है तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे कि ज्यादा इन्वेस्टर को लॉस नहीं होगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट इन्वेस्टर, क्योंकि ये 2.5% का जो इंक्रीमेंट हुआ है लॉन्ग टर्म में, ये एक पैरामीटर या क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जिसके कारण आपके इन्वेस्टमेंट्स को आप एक फुल स्टॉप दें या पूर्ण विराम दें। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि ये एक चेंजेस आए हैं टैक्सेस में, और जो डेफिनेशन जो थी वो डेट में जो लॉन्ग टर्म की वो तो ऑलरेडी हट चुकी थी कि पहले 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म हुआ करता था और 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म हुआ करता था। अब जो डेट फंड्स होते हैं उसमें आपको होमोजीनियसली आपका जो भी रिटर्न होता है वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है। तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये कैपिटल मार्केट्स के टैक्सेस की कहानी है जो व्यूअर्स को समझना है, और इसको समझने के बाद ही व्यूअर्स को लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में टैक्सेस कम होते हैं, और सरकार भी यही चाहती है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स लॉन्गर पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, सो दैट एक इन्वेस्टर को नेट टैक्स कम देना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी। तो सिद्धार्थ ने बोला कि टैक्स से डरे नहीं, और प्रतिभा जी ने बोला कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है स्टॉक्स का। तो आज से ही आप अपना ये होमवर्क शुरू कर दीजिए। घबराइए नहीं कि टैक्स कितना देना पड़ेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि कितना मेरा प्रॉफिट होगा, कितने मेरे स्टॉक्स की ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होगी, और उसके लिए पहले अपना होमवर्क कीजिए। जो एनालिसिस बताया है उस सब पे देखिए कि कितना फिट बैठता है आपका स्टॉक, और उन सब की एक लिस्ट बना के उसमें इन्वेस्ट कीजिए बेधड़क होकर, क्योंकि यही तो हमारी कोशिश है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर सिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें अपना फीडबैक दे दीजिए ddurduspecials@gmail.com पर। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज।